देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, जो कि बहुत ही एक आसान चीज़ से बताया गया था आप लोग को, शुगर कैन सुक्रोज से। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि स्टार्च के माध्यम से, देखिए क्वेश्चन आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, बस बातों को जरा गौर से सुनिएगा। स्टार्च के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करें, समझ गए? यानी स्टार्च के साथ हम पानी को मिलाते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं। H+ कहने का मतलब क्या चीज़ आप कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। ये 393 केल्विन टेम्परेचर की उपस्थिति हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो? 2 से 3। तो जब आप स्टार्च को वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में डालते हैं 393 केल्विन की उपस्थिति तथा 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब की उपस्थिति में, तो आपका ग्लूकोज बन करके तैयार हो जाता है। तो यही बात जो है कभी कभी पूछ देता है कि स्टार्च के माध्यम से या स्टार्च के आधार पर ग्लूकोज बनाएं, ग्लूकोज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। या फिर कह देता है ग्लूकोज का निर्माण करें स्टार्च के माध्यम से। तो आपको जरा सा इसको ध्यान देना होगा कि भैया स्टार्च कहने का मतलब ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब C6H10O5 स्टार्च का सूत्र होता है। अब ये जो स्टार्च आपके पास है C6H10O5, इसको अगर हम H2O के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देख सकते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास बना देंगे C6H12O6। अब जितना माध्यम में आप यहाँ पे H2O मोल में डालेंगे, आपका यहाँ पर मोल की क्षमता क्या होते चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे मोल की संख्या बढ़ेगा तो यहाँ पर भी आपका मोल का संख्या बढ़ते चला जाएगा, कार्बन की संख्या बढ़ते चला जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं कि जब स्टार्च का सूत्र क्या होता है? C6H10O5। हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्च का सूत्र क्या होता है? फार्मूला ऑफ स्टार्च C6H10O5। और वाटर का सूत्र तो H2O पता ही है और ग्लूकोज का सूत्र तो पता है C6H12O6। तो ये सब कुछ है जो आपके पास कहीं कहीं पूछ देता है। इसलिए जहाँ पे सूत्र आपको ऐसा नजर आए कि जो इम्पोर्टेंट है, कहीं पे घेर करके उसको लिख लेना है, ठीक है? कि स्टार्च का सूत्र क्या होता है? C6H10O5 होते हैं, यही है ना लिखा हुआ? तो ये घेर करके ऐसे लिख लेना, इसे पता चलेगा आगे कि स्टार्च का वो सूत्र होता है। चलिए, ये तो था हमारा स्टार्च के माध्यम से ग्लूकोज बनाने का नियम। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है, लेकिन तुम लोग का पता नहीं बिहार बोर्ड वाला में पूछता है या नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। कहता क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज से रिलेटेड। ग्लूकोज से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास रिएक्शन करवाए गए हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पे रिडक्शन की बात कर रहा है। तो रिडक्शन की जब भी बात करता है तो आपके दिमाग में बस यही लाइन आना चाहिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। जहाँ पर अवकरण की बात करें कि फलना को अवकरण कराने पर क्या प्राप्त होंगे, इसका मतलब समझ लेना है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन मांग रहा है। अब यहाँ पर देखिए, रिडक्शन कराना है किसको भाई साहब? ग्लूकोज को। तो रिडक्शन का प्रोसेस यहाँ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद करना पड़ेगा कि सोडियम अम्लगम की उपस्थिति होती है। जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन के साथ सोडियम अम्लगम के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो सॉर्बिटॉल का निर्माण होता है। यानी कि एक प्रकार का खाने योग्य पदार्थ होता है जो प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, समझ गए? जो आपके शरीर में एनर्जी भी देता है, जिसको कभी कभी छोटा सोयाबीन या सोयाबीन का जो बोलते हैं बीज वगैरह होता है वो बनता है। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन, अब ऐसे पूछते हैं आपसे कि जब ग्लूकोज को रिडक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट बना दो, ऐसे सॉर्बिटॉल प्राप्त होते हैं जिसका फार्मूला क्या होता है? C6H14O6। तो सॉर्बिटॉल का फार्मूला हो जाता है C6H14O6। अब कहता है
कि ऑक्सीडेशन, किसको भाई ऑक्सीडेशन करवाना है, तो आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करवाना है यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने का मतलब एक ही चीज होता है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कोई भी आपके पास सब्सटेंस दिया हुआ हो, कोई भी पदार्थ दिया हुआ हो, और जब डायरेक्टली बोल दे कि भैया आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजारना है, तो आपके नज़र में एकदम डायरेक्ट आना चाहिए कि इसको हम किसके साथ अभिक्रिया करवा दें, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो ये बंदा इसके साथ आ जाएगा, C6H12O6 से, और यहाँ पे क्या बन गया, O7। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनिक एसिड का सूत्र इनमें से कौन होता है, 4 ऑप्शन में से एक आपके पास। तो जितना यहाँ पे फार्मूला मिलते जा रहे हैं, कहीं ऊपर में कॉपी के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें लिखते चले जाओ कि ग्लूकोनिक एसिड का सूत्र C6H12O7 होते हैं, सॉर्बिटोल का सूत्र C6H14O6 होता है, इस तरीका से। यहाँ पे आपके पास पूछता है, क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड। अब जरा सा समझिएगा यहाँ पे कि ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड का ये ओपन चैनल स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक इसका क्लोज चैनल स्ट्रक्चर भी होता है जो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ऐसे ऐसे करके, समझ गए, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बनता है। तो ये बताएंगे आगे जब वहाँ पे पढ़ाया जाएगा माल्टोज वगैरह उस समय। अभी हम लोग को यहाँ पे ओपन चैन कंपाउंड में ये सब का स्ट्रक्चर बताया गया, ग्लूकोज का, ग्लूकोनिक एसिड का, सैक्रिक एसिड का। अब यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था, बेयर। कल बताया था ना कि बेयर नामक वैज्ञानिक ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब यहाँ पर कहा जाता है कि C6H12O6 को यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सबसे पहले आपको CHO मिल जाएंगे, यानी कि एल्डिहाइड मिल जाता है ग्रुप। उसके बाद आपको जितना भी यहाँ पे मिलता है सब ये हाइड्रोक्सी समूह मिल जाते हैं, यानी कि जिसको हम अल्कोहल के रूप में भी जानते हैं। तो ये हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और यहाँ पे 6 कार्बन। और इस तरीका से ऊपर में CHO लिखने के बाद टोटल में आप अल्टरनेट में ऐसे OH H H OH ऐसे कर सकते हैं, इधर भी अल्टरनेट में H OH H OH कर सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देते हैं आप लोग, CH2OH। इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे आता है ग्लूकोनिक एसिड। ये देखने में लगता है कि ग्लूकोनिक एसिड तो भैया ग्लूकोज की तरह ही होता है, नहीं, लेकिन इसमें इसका प्रॉपर्टीज एकदम बदल जाता है। इसमें ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एल्डोज का काम कर रहा था। जहाँ पे एल्डिहाइड उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोज, और जहाँ पे कीटोन उपस्थित होता है उसे हम कीटोज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, तो ये COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित होने के कारण इसका नाम क्या हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड। समझ गए। बाकी जब COOH आप ऊपर में लगाओगे तो बाकी सब टोटल आपके पास देख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन अवेलेबल है। इसी प्रकार से इसमें भी HOH को सजाओगे तो आपके पास C6H12O6 आपका आराम से सज जाएगा। H कहाँ पे नहीं, तो अल्टरनेट में आप सजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। HOH मिस्टेक से लिखा गया होगा, अल्टरनेट में ही रहता है, इधर भी दोनों तरफ। पिछले क्लास में भी तो बताए थे कि कहीं भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक ये है सैक्रिक एसिड। इसका बच्चा जैसा नाम नहीं सुनता है तो लगता है कि सैक्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है। तो सैक्रिक एसिड का सूत्र आपके पास C6H10O8। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, दूध में पढ़े होंगे कि कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसको हम लैक्टोज कहते हैं।
लैक्टोज का सूत्र या लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस रूप में आपके पास प्राप्त होते हैं, क्योंकि लैक्टोज भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें भी एनर्जी पाया जाता है, समझ गए, यानी कि आपके शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। अब यहाँ पे साइक्रिक एसिड में भी देख लो, एक COOH ऊपर में और एक COOH नीचे में, जब दोनों तरफ ऊपर और नीचे COOH लगा हुआ रहे, बाकी बीच में आप क्या कर दो, अल्टरनेट में HOH लिखते चले जाओ। एक कार्बन तो ऊपर एग्जिस्ट हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ पे भी आप COOH लगा दिए, यहाँ पे भी COOH, बाकी बीच में जितने कार्बन हैं सभी के पास HOH लगा हुआ रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज और सैकरिक एसिड का ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज का भौतिक गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, जरा सा समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि ग्लूकोज कैन बी सॉलिड और लिक्विड, यानी कि ग्लूकोज आपका ठोस अवस्था में भी होते हैं और द्रव अवस्था में भी होते हैं। अब देखिए, एक ग्लूकोज होता है जिसको हम लोग घोर के पीते हैं, और एक घोला हुआ रहता है जो हमारे शरीर में चढ़ता है। ग्लूकोज चढ़ता नहीं है, तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो हमारे पास भी होता है वो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि इसका ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 146 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसको हम पिघला कितना पे सकते हैं, तो 146 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। कढ़ाई में रखना ग्लूकोज को, उसको टेम्परेचर 150 के करीब देना, 150 डिग्री सेल्सियस, वो क्या हो जाएगा, वो टूटना शुरू कर जाएगा। अब कहा जाता है कि ग्लूकोज का डेंसिटी कितना होता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का घनत्व कितना होता है, तो ग्लूकोज का घनत्व होता है भैया 1.54 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे बताता है कि ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एसिटिक एसिड। देखिए, ग्लूकोज जो होता है ये पानी में तो डिजोल्व होता ही है, इसके साथ साथ ये एसिटिक एसिड में डिजोल्व होता है। एक बात बताइए, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड पाए जाते हैं ना। तो सिरका जो होता है वो मीठा का रस होता है, यानी चीनी का रस होता है। जैसे कभी देखे हो, ये कहा जाता है आपके पास, अब एक नमकीन सिरका भी होता है, एक मीठा सिरका भी होता है। नमकीन सिरका की बात करें तो अचार का जो रस होता है उसको भी सिरका बोला जाता है, और एक सिरका होता है हमारे पास मीठा वाला, जो छेना उना छान करके क्या करता है, उसमें डुबो दिया जाता है, तो उसमें आपका मीठापन आता है। तो मीठापन आने का मतलब कि जहाँ पर मिठास की स्वाद आ रही है, इसका मतलब कि भैया वहाँ पे ग्लूकोज उपस्थित है, और ग्लूकोज उपस्थित है यानी कि वहाँ पे सैकेराइड्स उपस्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर की उपस्थिति है। अब बताइए, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। तो यही सब जहां तहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इट इज ए स्वीट स्मेल, स्मेल की टेस्ट, हाँ ठीक है, टेस्ट, इट इज ए स्वीट टेस्ट। ये स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। ग्लूकोज को कभी ऐसे रख के, मतलब घर पे जाइए, ग्लूकोज लीजिए, ऐसे कहिए, बड़ा मजा आता नहीं। जैसे क्या होता है कि हम लोग पहले खाते थे ऐसे में करके ले जाते थे क्लासरूम में, कागज में लपेट करके, और देखते थे कि मास्टर उन्हें लिखाने में बिजी है तो फाँक लेते थे, समझ गए, अच्छा लगता था। ग्लूकोज इज कलरलेस, ओरिजिनल जो ग्लूकोज होंगे यानी कि शुद्ध ग्लूकोज जो होता है इसका कोई अपना रंग नहीं होता। अभी मार्केट में देखोगे तो एकदम हरा कलर का लेमन ग्लूकोज, ऑरेंज ग्लूकोज, सोडा ग्लूकोज, फलाना ग्लूकोज, ढेकाना ग्लूकोज रहता है, तो वो सब एक्सटर्नल वो कंपनी वाला मिलाता है। लेकिन ओरिजिनल ग्लूकोज क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, समझ गए, इसके पास कोई भी रंग नहीं होता है। इट इज नॉन टॉक्सिक, यानी कि ये शिवा पदार्थ होता है। इसके पास कहा जाता है कि इसको अगर आप जीभ पे रखिएगा तो आपको जैसा ठंडा सा फील होगा, शिवा पदार्थ जैसा फीलिंग आता है। अब कहा जाता है कि ग्लूकोज में किस प्रकार का बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड।
अब ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। देखिए ग्लूकोज में भैया पाया जाता है आपका C6H12O6, ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इसको पानी में डालते हैं तो बताइए कि पानी में किस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है? पानी में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। क्वेश्चन बैंक आप बनाए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा कि H2O में किस प्रकार की बंधन पाए जाते हैं, तो आपको याद करने का जरूरत नहीं है, अब बताएंगे, बोल रहे हैं ऐसा ही समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है। यानी H2O में आपका हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। अब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो कि पोलर नेचर का होता है। एक ऐसा नेचर का होता है पोलर नेचर का, क्योंकि प्लस माइनस सब इसमें इंक्लूड है। अब जैसे ही इसके साथ जाता है ये बंदा तुरंत टूटना शुरू कर जाता है और आपस में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। और डिजोल्व होने के बाद आराम से शरबत बना के पीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। शरीर में जितना कमी कमजोरी होगा सब खत्म कर देता है ग्लूकोज। कभी कभी लैट्रिन पखाना होता है उसमें भी ग्लूकोज दिया जाता है। शरीर में कहा जाता है एनर्जी को मेंटेनेंस करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, ग्लूकोज का। फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जरा सा समझना। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग आए थे, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते जैसा ग्लूकोज एक्स्ट्रा चीज पढ़ लिए जो अभी नहीं पढ़ना चाहिए था, फिर भी बता दिया। ग्लूकोज को हम लोग पढ़े थे, बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़े थे हम लोग किस रूप में, मोनोसेकेराइड्स, एक ओलिगोसेकेराइड्स पढ़े थे ना। उसके बाद फिर आता है क्या चीज हमारे पास, पॉलीसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स वाला काम हम लोग कर चुके हैं। ओलिगोसेकेराइड्स क्या है ये जान रहे थे अभी तक, यानी कि जो ग्लूकोज अभी हम लोग पढ़े, शुगर पढ़े, ये सब किसके लिए, ओलिगोसेकेराइड्स के लिए। अब यहां पर से डिवाइड होता है कि ओलिगोसेकेराइड्स में यहाँ पे डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब आपको मिलेंगे। तो अब ये ओलिगोसेकेराइड्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, मोनोसेकेराइड्स खत्म कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, डाइसेकेराइड्स। यहीं से क्वेश्चन आता है भी है, डाइसेकेराइड से और एक पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। बाकी जहां पे डाई के बाद आगे बढ़ोगे 3-4 रहता है तो अपने आप वो क्या हो जाता है, पॉलीसेकेराइड्स में चले आते हैं। तब यहाँ पे डाई और यहाँ पे पॉली, तो डाइसेकेराइड्स हम लोग पढ़ेंगे अब कि भाई ये डाइसेकेराइड्स क्या है। अभी ग्लूकोज का कोई काम नहीं था फिर भी पढ़ा दो। डाइसेकेराइड्स आपको पता है कि यहाँ पे ये दो शब्द से मिलकर डाइसेकेराइड्स बने, डाई प्लस सेकेराइड्स। आपको पता है कि सेकेराइड्स जो शब्द है इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर कहा जाता है कि एनर्जी के रूप में सुक्रोज को भी हम लोग बात करते हैं कि सेकेराइड्स एक प्रकार का क्या होता है, एनर्जी होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या तो शुगर होते हैं। अब कहा जाता है कि डाइसेकेराइड्स में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स कुछ ऐसा वाला होता है, ऐसा सेकेराइड्स आपके पास होते हैं, ऐसा आपके पास कोई पदार्थ होते हैं जिसको हम जलीय विलयन में डालें या हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो कितना हमारा मोनोसेकेराइड्स अणु प्राप्त हो, 2। तो यही चीज यहाँ पे बताया है कि सुगर कंसिस्टिंग ऑफ 2 लिंक्ड मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइसेकेराइड। एक शर्करा जिसमें 2 मोनोसेकेराइड्स अणु जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, ये डाइसेकेराइड्स। फिर यही बात को यहाँ पे दूसरे तरीका से बताया गया है, कहने का मतलब वही है, कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स कॉल्ड डाइसेकेराइड्स। इसका मतलब यही है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जिसको अगर हम जलीय विलयन में डालें या हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा गुजारे तो कम से कम 2 मोनोसेकेराइड्स अणु टूटे। जैसे यहाँ पे देख लो, ये बंदा हमारा सुक्रोज है। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। अब इसको जैसे ही आप H2O में डालते हो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में, ये बच्चा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटा, यानी कि इसके पास कितने मोनोसेकेराइड्स, एक मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज का और एक मोनोसेकेराइड्स फ्रुक्टोज का, जो कि आपको पता है कि सुक्रोज
C12H22O11। चीनी में कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का 11 एटम होते हैं। इसको जैसे ही आप H2O में डालते हैं तो ये बंदा टूटता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका मतलब कि इसके पास कितने सेकेराइड्स अवेलेबल हैं, कितने मोनोसेकेराइड्स अवेलेबल हैं? 2। इस प्रकार से सुक्रोज, चाहे तो माल्टोज या तो लैक्टोज, ये तीनों को अगर हम पानी में डालेंगे तो हमारा क्या चीज का प्राप्ति होगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। समझ गए? चाहे इसको पानी में डालें चाहे इसको पानी में डालें। एक चीज और बता दें, सुक्रोज का भी सूत्र, माल्टोज का भी सूत्र, लैक्टोज का भी सूत्र यही होता है, C12H22O11। तीनों का नाम अलग अलग होते हैं लेकिन इसका सूत्र क्या होता है? बराबर होता है, बस इसका स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं। ठीक ना? चलिए आज भर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को एक्सप्लेन करते हुए।